सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मेरा नाम राजीव शर्मा है और बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग किया। और अपने कैरियर के बारे में आगे बताऊं, यूपी के एक छोटी सी बीरखेड़ा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ और एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। हम लोग, मेरे दादाजी प्रिंसिपल हुआ करते थे, मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करते थे, मेरे चाचा जी डॉक्टर बने। तो आप जनरली देखेंगे तो मिडिल क्लास फैमिली में लोगों को ये कहा जाता है कि बेटा अगर लाइफ सेटल करनी है तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि जितना अच्छा एजुकेशन लोगे उतनी अच्छी आपकी जॉब लगेगी। और ऐसा समझा जाता है कि अगर हमारी नौकरी अच्छी लग जाए तो हम लाइफ में सेटल हो जाते हैं। तो आप जनरली देखना जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। दो ही तरह के लोग आप देखेंगे, या तो फोकस्ड होंगे या बेचारा जिसको पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो फिर वो कोई ट्रेडिशनल छोटा मोटा बिजनेस करने का सोचते हैं। तो मैं भी उसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। बचपन में बहुत अभाव देखे, गाँव में मेरा बचपन बीता और गाँव में बहुत एंजॉय भी किया। धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती रही। मेरे पिताजी का गवर्नमेंट जॉब लगा दिल्ली में, हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। और जब आप माइग्रेट करते हैं किसी दूसरे शहर में तो आपको अपनी लाइफ सेटल करने का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। शायद किसी ने स्पीकर ऑन किया हुआ है तो आवाज रिवर्स आ रही है। एक मिनट सर, मैं ना एक बार बंद करके दोबारा आपको एक बार इनवाइट कर लेता हूँ। एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ। दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में हम लोग लाइफ को बड़ा स्ट्रगल से जी रहे थे। पिताजी ने मकान बनाया जैसे तैसे करके। हमने आई मीन त्योहारों पे पटाखे क्या होते हैं, खिलौने क्या होते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। हालांकि हमारे माँ बाप ने जितना वो कर सकते थे अपनी लिमिट से ज्यादा किया। उन्होंने सारी ताकत लगाई हम सभी भाइयों को, हम 3 भाई हैं, हमें पढ़ाने लिखाने पर। हम जितना ज्यादा पढ़ सकते थे, हमारा किताबें, स्कूल, एजुकेशन, ट्यूशन, वो अपनी लिमिट से उन्होंने बहुत ज्यादा किया। और आज जो भी है, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने वो संस्कार, वो शिक्षा, वो एजुकेशन हमें दी, जिसकी वजह से आज जो भी है हम वही हैं। और ताउम्र हम अपने माता पिता के कर्जदार रहेंगे, क्योंकि उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, धीरे धीरे करके लाइफ आगे बढ़ी। आफ्टर 10th 12th अब ये डिसीजन लेना था कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। तो मुझे बताया गया कि या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। अब डॉक्टर बनने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। कि होता है ना, अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी सब लोगों को पता होती है। तो मुझे पता था कि मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियर बनता हूँ, क्योंकि उस समय इंजीनियर भी एक अच्छा कैरियर हुआ करता था। हमारे जमाने की बात कुछ और थी। वैसे आजकल अगर मैं बात करूं, मेरे जितने भी जूनियर साथी है या कुछ लोगों से बातचीत होती है, तो आज की डेट में सब्जी मंडी में आलू कम, इंडस्ट्री में इंजीनियर ज्यादा आते हैं। और आई होप कुछ इंजीनियर भाई सुन रहे होंगे तो इस बात को जानते होंगे। तो कंपटीशन बढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग किया। मेरी आंखों में सपने थे, ड्रीम थे। मैं बचपन से बहुत बड़ा ड्रीमर था। मेरी अपनी बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, मैं विदेश यात्राएं करूंगा, इस तरह के बहुत सारे सपने मेरी अंदर थे। और मुझे लगा कि जॉब लगने के साथ ही मेरे साथ वो सपने पूरे हो जाएंगे। और दोस्त जॉब भी लगी, कैंपस से ही मेरा सिलेक्शन हुआ। टॉप 5 में मैं चूंकि हमेशा रहता था, तो कैंपस से ही सिलेक्शन हो गया था। थॉमसन प्रेस जो फरीदाबाद में हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। और 1 साल नौकरी करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि बेटा, जिंदगी में जो सपने हैं वो नौकरी से पूरे नहीं किए जा सकते। हाँ, जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ सेट हो जाएगी, आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। बट अब ऑप्शन भी क्या था, मैं जॉब करने लगा। और आपको एक बात बताऊं, 2 तरह के काम हम लोग इस जिंदगी में करते हैं। एक काम होता है जो हम पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ करते हैं, और एक काम होता है जो हम नेगेटिव मोटिवेशन के साथ करते हैं। जिम जाना एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। आप लोग सुबह 4 बजे उठ के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। लेकिन ज्यादातर लोग जो नौकरी करते हैं वो नेगेटिव मोटिवेशन के साथ करते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन बोले तो वो नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती हैं। अगर सारे लोगों को छुट्टा पैसा दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता शायद कोई नौकरी करने जाएगा। और नेगेटिव मोटिवेशन में काम करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप उसे खुश होकर नहीं करते, आप उसे मन मार के करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी जब जॉब कर रहा था, और इस ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज की वजह से आज जॉब कर रहे होंगे। और जॉब में हम कितना खुश होते हैं वो हमारा दिल ही जानता है। हमें हर वो काम करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। हमें एक ऐसे इंसान की शक्ल रोज देखनी पड़ती है जिसकी शक्ल हम नहीं देखना चाहते, और प्यार से हम उसे बॉस बोलते हैं। तो हम नेगेटिव मोटिवेशन के साथ काम करते हैं तो हमारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ मेरे साथ जिंदगी में हो रहा था, और मैं भगवान से प्रेयर करता था कि मुझे कुछ नया दे, मुझे कुछ नया दे। तो मेरे एक मित्र ने मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में बुलाया, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का वो सेमिनार मुझे आज भी याद है। और एक
बहुत ही बड़ी अमेरिका की कंपनी का वो सेमिनार था, और वहां पूरी दुनिया से उस कंपनी के अचीवर्स आए हुए थे। दोस्त, वो अचीवर्स को सुन करके मुझे ऐसा लगा, उनका ड्रेस, उनका स्टाइल, उनकी बातें करने का तरीका, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ उस दिन उनसे। और मैंने उस दिन कसम खाई कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ जरूर करना है। दिस इज द लाइफ जो मैं चाहता था। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे थे, वो हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे, वो बड़े बड़े मकानों की बात कर रहे थे, और वो सब चीजें मेरे अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। तो मुझे लगा अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करूंगा, ऑल्दो मुझे उस समय तक नहीं पता था कि ये है क्या और इसमें क्या करना होता है, मैं सिर्फ एक्साइटेड हुआ उस लाइफस्टाइल को देख करके। और हम में से बहुत सारे साथी वेस्टीज की या किसी भी कंपनी के सेमिनार में जाते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इस लाइफस्टाइल को देख करके, मैं भी हुआ। और मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ काम करूंगा। बहुत चैलेंजेस के साथ में मैंने वो बिजनेस शुरू किया। उस समय बहुत महंगे उसके प्रोडक्ट हुआ करते थे, और नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नया था, इस इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी इंडिया के लिए। तो काम करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस आए। पूरे 6 महीने मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत ताकत लगाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं बहुत मेहनत करता था, पूरे दिन जॉब करता था, उसके बाद शाम को जाकर के होम मीटिंग लिया करता था, प्लान दिखाया करता था, उसके बावजूद भी पूरे 6 महीने कोई मेरे साथ नहीं आया। दोस्तों, उस समय बड़ा उदास मन हुआ। आज हमारे बहुत सारे साथी जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफलता उन लोगों को नहीं मिल पाती जिनकी उम्मीद उन्होंने की थी। दोस्तों, जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे दो ही चीजें नजर आई, या तो ये सिस्टम, ये कंपनी के अंदर कुछ खराबी है, या मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इस कशमकश के बीच में मैंने एक अच्छा काम किया कि उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम का मैं पार्ट बना रहा। मुझे आज भी याद है, फिक्की में हर मंगलवार को वहां एक मीटिंग हुआ करती थी। मैं कैसे भी करके मैनेज करके वो मीटिंग एवरी ट्यूसडे अटेंड किया करता था। और वहां मुझे वो नेटवर्क मार्केटिंग की गहराइयां सीखने और समझने को मिली कि इस बिजनेस का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या कर सकता है। और वहां मुझे समझ में आया कि एक आम आदमी की जिंदगी में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही एक जरिया है जो एक्चुअली बदलाव लेके आ सकता है। क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती जिससे हम कोई बड़ा बड़ा कारोबार चालू कर सकें, और हमारे अंदर ऐसी कोई यूनिक पर्सनैलिटी भी नहीं होती कि हम कुछ बड़ा कर सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली वे जिसके सिस्टम का पार्ट बने अगर हम लगातार रहें, और जो बेसिक्स हमें बताए जाए अगर हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे करते रहें, तो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं लगा रहा। लेकिन वो कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत अर्ली स्टेज थी इंडिया में उस कंपनी या उसके जैसी कंपनी के काम करने के लिए। जो प्रोडक्ट वो कंपनी बनाया करती थी, अगर मैं उस समय की बात करूं, तो ज्यादातर लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे। ज्यादातर लोगों के घरों में बहुत ज्यादा शीशे नहीं हुआ करते थे, बहुत ज्यादा लोगों के घरों में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। हमारे खुद के घर में सिर्फ साइकिल थी, और वो कंपनी प्रोडक्ट बनाया करती थी। कार वॉश, फ्लोर क्लीनर और सी स्प्रे, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाया करती थी। तो प्रोडक्ट की मूवमेंट ना होने की वजह से उस कंपनी में हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो हमारे एक मित्र थे जिनको मैं मिलने गया, तो उन्होंने मुझे एक कंपनी के बारे में बताया जिस कंपनी की ज्वाइनिंग के समय 3 जोड़ी पैंट कमीज के कपड़े मिला करते थे। और ये लाइन सुन के हमारे बहुत सारे साथियों के चेहरे पे मुस्कान दौड़ जाएगी। और हमारे संजय जी भी उसी कंपनी से थे। मुझे रिजवान जी ने उस कंपनी के बारे में बताया तो मुझे एक चीज क्लियर हुई कि मेरे जितने भी सपने हैं, मुझे ऐसा लगा कि इस कंपनी में मैं उन सभी सपनों को जल्दी पूरा कर सकता हूँ, और ये डिसीजन लेकर के मैंने उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बहुत जुनून था, बहुत आग थी, बहुत पैशन था, और उसकी पैशन जुनून आग के साथ काम करना शुरू किया। 6 से 7 महीने के अंदर मैंने अपनी सैलरी से ज्यादा इनकम वहां कमाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, उस कंपनी में संजय जी हमारे आइडियल लीडर हुआ करते थे, बहुत बड़े लेवल पे ये हुआ करते थे। हम सब लोग मिलजुल के काम किया करते थे, बहुत मेहनत करी, और धीरे 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 अच्छी सफलता भी ली, सारी चीजें अचीव करी। सैलरी को तो हम छूते भी नहीं थे, मतलब कुल मिलाकर के एक आम आदमी की नजरों में अगर देखें तो बहुत अच्छी सफलता हासिल करी। लेकिन जैसे जैसे आप टॉप पे पहुंचते हैं, किसी इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी मिलती है, तब उस इंडस्ट्री की बारीकी आपको पता लगती है। दोस्तों, उस कंपनी में बहुत समय काम करने के बाद हमें समझ में आया कि एक अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए। और जब वो बहुत दिनों तक उसमें काम किया तो जनरली हम संजय जी वगैरह हम सब लोग आपस में डिस्कस किया करते थे कि ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ना तो सिर्फ हमारी ग्रोथ हो रही है, बल्कि हमारे नेटवर्क में हमारी टीम की भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो एक अगेन वो नेगेटिव मोटिवेशन वाला पहिया फिर घूमने लगा, और दिमाग में टेंशन रहने लगी। हम जहां भी नेटवर्क बना के आते थे, वापस आते थे, वो टीम खत्म हो जाया करती थी। और धीरे 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 धीरे, और ये ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 साल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे लगभग 10 साल इस प्रक्रिया में लगे। 10 साल के बाद एक समय ऐसा आया कि किन्हीं कारणों की वजह से वो कंपनी बंद हो गई। और हम लोग जो सोचा करते थे, जो आपस में बातें करता किया करते थे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए,
एक लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो वो चीज हमें उस दिन देखने को नजर में आई। ये बात है सन 2011 की दिसंबर के आसपास, जब वो कंपनी बंद हुई थी। इसी बीच में दोस्तों एक घटना घटित हुई। एक व्यक्ति पिछले लगातार 2 साल से हम मुझे फॉलो किया करते थे और वो लगातार बातचीत किया करते थे, बट 2-3 महीने मैंने उनका फोन उठाया, उसके बाद मैंने उनका फोन भी उठाना बंद कर दिया। लेकिन लगातार हर महीने 2 बार वो फोन किया करते थे, और जब ये कंपनी बंद हुई उनका फोन फिर से आया। जब हमारे पास कोई काम नहीं था तो मैंने उन सज्जन का फोन उठाया, और दोस्तों वो पर्सनैलिटी कोई और नहीं थे, हम सबके गुरु, महागुरु, मैजिकल मैन मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी थे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हम जहां भी हैं उनके लिए एक बार क्लैप करेंगे, क्योंकि वही वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने हम सबकी जिंदगी में ये बदलाव लेके आए। तो दोस्तों उन्होंने फोन किया और बोला कि राजीव, बहुत बुरा लगा तुम्हारी कंपनी के बारे में सुनकर कि कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या हम लोग एक बार वेस्टीज के बारे में मिल सकते हैं। तो मैंने पहली बार में तो उनको स्ट्रेट अवे मना कर दिया। मैंने कहा सर, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग अब नहीं करना है, अगर करना है तो उसी कंपनी में करेंगे। उन्होंने बोला राजीव, देखने में कुछ नहीं जाता और हमें कोई भी नई चीज को देखने से कभी मना नहीं करना चाहिए, बाकी जो आपके पास है वो तो रहेगा ही। मैंने कहा बात तो ठीक है। और ऐसा सोच करके एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उस समय हम 5 लोग हमेशा साथ में रहा करते थे, और उन 5 लोगों को आप अच्छे से जानते हैं, मिस्टर राजकुमार गिरी, रिजवान जी, धर्मेंद्र मान जी और रेहान भाई। हम 5 लोग हमेशा साथ में रहा करते थे, एक ही गाड़ी से चला करते थे। तो जब विवेक सर का फोन इस तरह का आया तो मैंने बाकी चारों लोगों से डिस्कस किया। मैंने कहा सर, ऐसे ऐसे एक सज्जन है जो बरेली से है और वेस्टीज कंपनी है, कोई उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमारे बीच में धर्मेंद्र मान जी है, उन्होंने एक बात बोली कि यार, मैंने ऐसा सुना है कि वेस्टीज को जो चलाने वाले सज्जन है उनका नाम मिस्टर गौतम बाली है, और मैंने उनके साथ पहले काम किया हुआ है, और वो एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शख्सियत उनके साथ रहती है वो सफल जरूर होती है, तो हमें एक बार चल के देखना चाहिए। तो मान साहब ने ऐसा बोला, हम 5 मिलने गए विवेक सक्सेना जी से मिलने के लिए, और विवेक सक्सेना जी ने हमें वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताया। और जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है, पहली बार में किसी को ना प्लान समझ में आता ना प्रोडक्ट समझ में आते, और हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बट जो लास्ट वाला जो स्लाइड होता है, पोटेंशियल इनकम, जो 6, 36, 216, 1296, जब सर ने हमें वो बताया तो हमें वो चीज क्लिक करी। मुझे लगा और हम सभी साथियों को लगा कि यार ये विजिबल है। और विवेक सक्सेना जी ने एक बात बोली थी उस समय पे कि राजीव, आने वाला जो समय है वो न्यूट्रिशन का है। आने वाले समय में न्यूट्रिशनल या वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी से ग्रोथ करेगी, और वेस्टीज का ये कोर बिजनेस है। तो अगर हमें सफल होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप इस चीज को जरूर कंसीडर करें। वो बात क्लिक हुई, क्योंकि उस समय तक वो सारे सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए थे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो वेलनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही थी। और दोस्तों, आज का समय आ रहा है कि विवेक सक्सेना ने 8 साल पहले जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही बोली थी। खैर, लेकिन शुरू में कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं आई, लेकिन एक कंफ्यूजन था। तो सक्सेना जी ने हमारी मुलाकात सिद्धार्थ जी से कराई, बाली सर से कराई, और दोस्तों दोनों से मिलने के बाद विजन एकदम क्लियर हो गया। सिद्धार्थ जी का 19 लाख रुपए का चेक जब उस समय देखा, यकीन मानिए हमारे सपने में भी नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति एक महीने में 19 लाख रुपए कमा सकता है। हम तो 1 लाख 2 लाख रुपए को बहुत बड़ी इनकम समझा करते थे। सिद्धार्थ जी से मिले, इनकम का पोटेंशियल समझ में आया। और लास्ट में जो एक मन में सवाल था, दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान के एक एक दिल के अंदर इतनी आग भरी हुई है, वो कुछ भी कर सकता है। बट प्रॉब्लम असली ये आती है कि वो काम तो करे, लेकिन कोई कंपनी ऐसी तो रहे जो खड़ी रहे हमारे साथ। तो यही बात मैंने बाली सर को बोली। मैंने कहा सर, सब कुछ ठीक है, भाग गई तो क्या होगा। तो बाली सर ने मुस्कुरा करके वो चीजें बताई जो पूरी दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो क्यों बंद होती हैं, क्या वो कारण रहते हैं जिनकी वजह से कंपनियां काम नहीं कर पाती, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में वेस्टीज ने वो सारी चीजों को ध्यान में रखा है। बाली सर ने बताया कि हम तीनों लोग, मैं, कन्वरवीर जी और दीपक सूद जी, वी ऑल 3 आर प्रोफेशनल पीपल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोगों के पास एक लंबा अनुभव है, पूरी दुनिया में हमने अलग अलग कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके देखा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं ग्लोबली हमें पता है, और वो सारी चीजें हमने इसके अंदर सही की हैं। और दोस्तों, बाली सर ने उस समय एक किताब दिखाई जिसका नाम है एटर्निटी, आप जरूर देखिएगा। वो बुक देखने के बाद क्लियर हुआ कि ये जो बिजनेस है ये अनंत तक के लिए है। इस बिजनेस को अगर आपने एक बार बिल्ड कर दिया तो दोस्तों आने वाली जनरेशन इसका बेनिफिट उठाने वाली है। दोस्तों, वहां से विजन क्लियर हुआ, और एक चीज क्लियर हो गई कि अगर पूरी दुनिया में कोई कंपनी नंबर 1 बनेगी एक ना एक दिन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। कितना समय लगेगा पता नहीं,
लेकिन एक कंपनी है आज की डेट में जो पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेगी, और उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। और हम पांचों लोगों ने एज अ ग्रो रिच एसोसिएट एक एसोसिएशन बनाया और हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। इसके पीछे एक कहानी है, मैं बाद में कभी सुनाऊंगा। और हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और दोस्तों, जब हम कोई काम करने का डिसीजन लेते हैं तो प्रॉब्लम तब नहीं आती, प्रॉब्लम तब आती है जब हम उस काम को करना शुरू करते हैं। बड़े चैलेंजेस आए शुरुआत में, हमें समझ में ही नहीं आता था क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें, क्या लोगों को बताएं। शुरुआत में हमें हंसी आती है, हम हकीम उस्मानी भी बन गए थे। हम मरीजों को ढूंढा करते थे, शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट। और दोस्त, अच्छे लोगों की एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप तेजी से ग्रो करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू संजय यादव जी एंड राज मोहम्मद जी और बहुत सारे ऐसे साथी जो शुरुआत में आए। दोस्तों, आप एक ऐसी लीडरशिप का पार्ट हैं जो शुरू से बहुत पेन लेती है। मुझे आज भी याद है शुरुआत के वो दिन, राज मोहम्मद जी, संजय यादव जी ने कितना वर्कआउट किया और हम सभी लोगों को एक यूनिक टूल दिया जिसका नाम है प्रेजेंटेशन फोल्डर। जी हाँ दोस्तों, जिससे आज हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फाइल फोल्डर। बहुत मेहनत करके संजय जी कहाँ से प्रिंटिंग करवाया करते थे और कैसे हम एक दूसरे को अरेंज किया करते थे। दोस्तों, वो टूल जब हमारे पास आया उससे पहले हम बहुत मेहनत करते थे, हम किसी को कुछ समझा ही नहीं पाते थे। बस उस समय तो हम फास्टेड बेचा करते थे। तो वो टूल जब आया हमारी लाइफ में तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू हुई। उसके बाद में सिद्धार्थ जी ने आईटीओ पे सक्सेस सेमिनार करना चालू किया। तो जैसे जैसे सिस्टम हमारे बिजनेस में आना शुरू हुआ वैसे वैसे ग्रोथ आनी शुरू हुई। दोस्तों, आपको सिर्फ एक बात बताऊं, अगर हमारे बिजनेस में सफलता हमें नहीं मिल रही है या ग्रोथ हमें नहीं मिल रही है तो उसके पीछे कहीं ना कोई चूक है। अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि बिजनेस तो काम करता है, बिजनेस में तो लोग सफल होते हैं, हम क्यों नहीं हो पा रहे, उसके पीछे कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स को रेक्टिफिकेशन होता गया, सीनियर जैसे विवेक सर, सिद्धार्थ जी, हम वो बोलते गए, हम लोग सब करते गए। और दोस्तों, आज मैं अगर शॉर्ट में स्टोरी को कवर करना चाहूं तो एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं जनरली स्टोरी में शेयर करता हूँ, एक समय वो भी था जब मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे और मुझे सोचना पड़ा कि मैं इसका खाना खाऊं या बाइक में पेट्रोल डलवाऊं। पंचर लगी हुई बाइक को हम पैदल पैदल, मैं और गिरी जी कितनी दूर तक पैदल जाया करते थे। बहुत मेहनत करी शुरुआत में दोस्तों। मुझे आज भी याद है, कानपुर सेंट्रल, राजधानी से जब मैं जा रहा था कलकत्ता, तो ट्रेन रुकी कानपुर सेंट्रल पे और मुझे वो जगह याद आई जहाँ टीटी ने मुझे पूरी रात बिठा के रखा था, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास दोस्तों पैसे भी नहीं होते थे और हमें मीटिंग करने के लिए जाना होता था। आउट स्टेशन बिजनेस हम लोगों ने ओपन कर दिया था शुरुआत में, और हम विदाउट टिकट ट्रैवल किया करते थे। दोस्त, आग थी, सपने थे, परेशानी हमें नजर ही नहीं आती थी, जो होगा देखा जाएगा, हम बस निकल पड़ते थे। कितनी बार ऐसा हुआ कोहरे में हमारी बस खेत में घुस गई। दोस्तों, जो चैलेंजेस आज आपको फेस करने पड़ रहे हैं ना, यकीन मानिएगा वो सारे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए हैं। मोटरसाइकिल पे जब जाया करते थे, हेलमेट के अंदर वो पसीने की वजह से जो स्मेल हुआ करती थी, कोट के ऊपर जो विंड चिटर हम पहन के गुजारा किया करते थे, सर्दियों में डीटीसी बसों के पीछे जो गरम गरम भाप निकलती है उसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल चलाया करते थे। दो सारी परेशानियां हम लोगों ने झेली हैं, और सिर्फ एक उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हम सफल होंगे और ये दिन भी पास हो जाएंगे। और दोस्तों, आज वो समय है जब मोटरसाइकिल की जगह आज हम मर्सिडीज में चलते हैं, और जिस ट्रेन में चलने के लिए हमारे पास टिकट के पैसे नहीं हुआ करते थे दोस्तों, आज पूरे महीने में, अभी तो लॉकडाउन की सिचुएशन है, अदरवाइज 15-15, 10-10 बार हम लोगों को फ्लाइट में जाने का मौका मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। आज अगर मैं बात करूं विदेश यात्राओं की, तो लगभग 8 से ज्यादा कंट्री में यहाँ से घूम के आ चुका हूँ। और दोस्तों, अब वो कोई खास क्रेज भी नहीं रह गया है। संजय जी, अभी पिछले लास्ट ट्रिप पे जब मैं संजय जी के साथ था, तो मुझे आज भी याद है, हम पहली बार में 2-2 सूटकेस भर के लेके गए थे, और संजय जी फिर बाद में देखा तो लोग जो रेगुलर फ्रिक्वेंट ट्रैवल है वो एक एक सूटकेस लेके जाते हैं, क्योंकि अभी कोई नई बात हमारे लिए नहीं रह गई है। और दोस्तों, ये सब कुछ हुआ है इस बिजनेस की बदौलत, ये सब कुछ हुआ है हमारे अप्लायंस की ब्लेसिंग्स की वजह से, और ये सब कुछ हुआ है इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से, और ये सब कुछ हुआ है दोस्तों इस वेस्टीज मैनेजमेंट की वजह से। कुछ चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत फंबल होते हैं हमारी लाइफ में। जब हम इस बिजनेस को पहली बार देखते हैं तो बड़ी चकाचौंध वाली जिंदगी नजर आती है, और जब हम इसे करना शुरू करते हैं तो सडनली एकदम से हमारी जिंदगी के जितने भी चैलेंजेस हैं वो एक साथ हमारे ऊपर आके टूट के पड़ते हैं। एक मेरे बहुत अच्छे फेवरेट स्पीकर हैं, उनका एक ऑडियो कैसेट है, 50 साल या 5 साल। तो जो काम हम 40 से 50 साल पूरी जिंदगी करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें वो सारे काम 5 साल के अंदर करने होते हैं, और बाकी के 35 से 40 साल हमें करना होता है सिर्फ एंजॉय।
तो दोस्तों ये 5 साल हमारे लिए थोड़े से स्ट्रगल के होते हैं, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग की कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। मैं सबसे पहले आज आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। दोस्तों जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू करते हैं तो हम काम करते हैं अपने सपनों के लिए। हमें अपनी मर्सिडीज चाहिए, हमें अपनी विदेश यात्राएं चाहिए होती हैं, और इसीलिए सारे चैलेंजेस आ रहे होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बार क्या होता है, एक छोटा सा लड़का होता है और उस लड़के के माँ पिता एक रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं, और वो लड़के के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, और वो बहुत गरीब अवस्था में था। तो एक सेठ ने उसके ऊपर दया खाई और उसको अपने घर में रख लिया। वो लड़का बेचारा पूरे दिन उस सेठ के यहाँ काम किया करता था और रात को अपने कमरे में जाया करता था। 15-16 साल की उम्र रही होगी, ये वो उम्र थी जब बच्चे खेला करते हैं। उस उम्र में वो बच्चा सेठ का पूरा काम किया करता था और रात को आकर के बड़ी मुश्किल से हारा थका अपने लिए 2-3 रोटी बनाया करता था और खा के सो जाया करता था। सडनली क्या हुआ, एक दिन वो रोटी बना के जैसे ही वो घर आया थका हारा, उसने रोटी बनाई, रोटी बना के रख के बाहर हाथ धोने गया तो उसने बनाई 3 रोटी थी और वहां रह गई सिर्फ 2 रोटी। अब एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ, तो वो परेशान हुआ। उसने छुप कर देखा कि ये रोटी जाती कहाँ है। तो वो रोटी बनाने के बाद जैसे ही बाहर निकला, उसने खिड़की से छुप करके देखा, तो क्या देखता है कि एक मोटा सा चूहा आता है और वो उसकी एक रोटी चुरा के ले जाता है। अब बच्चे को बड़ा गुस्सा आया कि मैं पूरे दिन हारा थका इतनी मेहनत से रोटियां बनाता हूँ और चूहा मेरी रोटी ले जाता है। तो अगले दिन उसने एक प्लानिंग किया, जैसे रोटी बना के आया उसने एक जाल बनाया जिससे कि चूहे को पकड़ सके। उसने कुछ इस तरह का ट्रैप बनाया कि चूहा जैसी रोटी लेने आया उसने उसे ट्रैप में फंसा के चूहे को पकड़ लिया और चूहे को बहुत भला बुरा बोला कि तू, मैं इतनी मेहनत से रोटी बनाता हूँ और तू मेरी रोटी ले जाता है। तो चूहे ने बोला मेरे ऊपर नाराज क्यों होता है भाई, मैं भी तो भूखा हूँ तेरी तरह, और तुझे अगर अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो एक काम कर, तू गौतम बुद्ध के पास जा, उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। तो लड़का बोला सबकी समस्या का समाधान है? उसने बोला हाँ सबकी समस्या का समाधान है। उसने कहा ठीक है। तो उस लड़के ने डिसाइड किया कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जाऊंगा, और ये सोच करके वो निकल लिया। और जैसे जैसे लोग उसे बताते गए वो चलता गया। एक जगह ऐसी आई कि बहुत रात हो गई, अब वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकता था। उसे एक घर दिखाई दिया और रात में ट्रैवल ना करना पड़े तो इसलिए घर जाकर के उसने नॉक किया। वहां एक लेडी ने उसका दरवाजा खोला। उसने पूछा बेटा इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, और क्या आप मुझे रात को रुकने का शरण दे सकती हैं? उस महिला ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप रुक जाओ। अब जब वो रुका तो उस महिला ने उसे खाना खिलाया, और वो रोते रोते बोली कि बेटा तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो? बोला हाँ। बोले मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? उसने बोला बताइए। बोले मेरी बेटी बोल नहीं पाती, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं होती, तो क्या आप बुद्ध से पूछ लेंगे कि मेरी बेटी बोलना कैसे सीखेगी और उसकी शादी कैसे हो? लड़के ने बोला ठीक है भाई। उसने खाना खाया, सोया, सुबह निकला और चल दिया। चलते 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 बहुत चला। उसके बाद में एक जगह ऐसी आई जहां बहुत बड़ी नदी थी, और नदी को देख करके वो परेशान हो गया कि मैं नदी कैसे पार करूं। तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कछुआ उस नदी के किनारे लेटा हुआ है। अब उसने कछुए से बोला कि भाई मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है और मुझे नदी पार करनी है, तुम मेरी मदद कर सकते हो? कछुआ बोला बिल्कुल ठीक है, तुम मेरी कमर पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के उस पार कर देता हूँ। उसने उसे नदी के उस पार पहुंचा दिया। और कछुए ने बोला कि भाई अगर तुम बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरी एक समस्या का समाधान कर देना। उसने बोला क्या? बोला मुझे ड्रैगन बनना है। तो उसने बोला मतलब? बोला मुझे ड्रैगन बनना है, मैं बहुत लंबी आयु जी चुका हूँ, बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब वो आगे चल पड़ा। आगे चला तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ अब वो पार ना कर पाए। तो परेशान हो गया, मैं गौतम बुद्ध से कैसे मिलूंगा, क्योंकि वो हिमालय पे रहने वाले और वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। तो उसने उसे एक जादूगर नजर आया जिसके पास एक जादू की छड़ी थी। तो उसने बोला कि जादूगर जादूगर मुझे गौतम बुद्ध से मिलना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने बोला बिल्कुल मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने बोला क्या? बोले बुद्ध से अगर तुम मिलो तो उससे पूछना कि मुझे स्वर्ग में जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? तो उसने बोला ठीक है। बोले मेरे चुटकियों का काम है। उसने जादू की छड़ी ली और मंत्र पढ़ा और वो गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। अब जब वो आश्रम में पहुंचा तो वहां एक अजीब तरह की शांति थी। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो दरबार लगा, बुद्ध के सामने सारे लोग आए। अब उसे बताया गया कि तुम अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है
बोला क्या? कंडीशन ये है कि 3 सवाल से ज्यादा आप नहीं पूछ पाओगे। बोला 3 सवाल? बोला हाँ। अब लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे उस बूढ़ी औरत का भी सवाल पूछना था जिसके घर उसने खाना खाया, उसे उस कछुए के लिए भी सवाल पूछना था जिसने उसे नदी पार कराई, उसे उस जादूगर के लिए भी सवाल पूछना था जिसने उसे बुद्ध तक पहुंचाया, और उसे अपनी जिंदगी के बारे में भी सवाल पूछना था कि कैसे वो सफल हो सके। अब लड़का बड़ा कंफ्यूज, पसोपेश में अपना नंबर आने का इंतजार करता रहा और अपने आप से बात करता रहा। उसने लास्ट में सोचा, यार इन तीनों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। कछुआ कितने साल से परेशान है, ये जादूगर कितने सालों से तपस्या कर रहा है, और वो बूढ़ी माँ बेचारे की बेटी है, और मेरी समस्या क्या है? मेरी तो छोटी सी समस्या है, मैं सिर्फ थोड़ा सा पैसा ही तो चाहता हूँ, कर लूंगा मेहनत, कमा लूंगा, कुछ भी करके गुजारा कर लूंगा, लेकिन मुझसे बड़ी समस्या इन तीनों लोगों की है। तो लड़के ने फाइनली डिसाइड किया कि मैं पहले इन तीनों के सवाल का समाधान पूछूंगा, और अगर मेरे समाधान नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत करके आगे बढ़ लूंगा। अब उसका नंबर आया, उसने बुद्ध से पूछा कि मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, पूछो। उसने बोला कि सबसे पहले एक जादूगर है जो कई सौ साल से तपस्या कर रहा है और वो स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है, वो कैसे जा सकता है? उसने बोला कि उस जादूगर को बोल दो कि छड़ी छोड़ दे, वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। बोला ठीक है। दूसरा सवाल उसने बोला कि साहब एक बहुत लंबे समय से कछुआ उस नदी के किनारे है और वो स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नजर, वो ड्रैगन बनना है, लेकिन उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो बुद्ध ने बोला कि उसे बोलो कि जो उसका कमर का कवच है वो उसे उतार दे, ड्रैगन बन जाएगा। लड़का बोला ठीक है। और तीसरी चीज कि वो लड़की जिसकी आवाज नहीं आ रही थी उसका क्या, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? उसने बोला कि उस लड़की की शादी कर दो, उसकी आवाज आ जाएगी। लड़के ने बोला ठीक है, और ये कह करके उसने बुद्ध के पैर छुए और वो वापस निकल पड़ा। सबसे पहले उसे जादूगर मिला। जादूगर बहुत इंतजार कर रहा था उसका। उसने पूछा कि क्या बताया बुद्ध ने? उसने बोला कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें ये छड़ी छोड़नी पड़ेगी। जादूगर बोला बस इतनी सी बात? और उसने बोला कि मैं इस छड़ी का क्या करूंगा, ये छड़ी तुम ही रख लो। और ऐसा कहते ही उसे स्वर्ग मिल गया। अब लड़के को जादू की छड़ी मिल गई। जादू की छड़ी मतलब पावर। आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे गया, फिर उसे वही नदी मिली। अब जादू की छड़ी से वो बहुत तेजी से नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे वो कछुआ उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कछुए को जैसे ही उसने उस लड़के को देखा, कछुए ने बोला आगे तुम? बोला हाँ। बोला पूछा मेरे बारे में बुद्ध ने क्या बोला? तो लड़के ने बोला बुद्ध ने कहा है कि आप अपना कवच त्याग कर दो, आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कहा ठीक है। उसने अपना पीछे का जो कवच है वो जैसे ही उतारा, वो ड्रैगन बन गया। और दोस्त, कछुए के कवच के हटते ही बहुत सारे हीरे मोती उसके अंदर से निकले। तो कछुए ने खुश होकर के बोला कि तुमने मुझे ड्रैगन बनाने में मदद की, मैं इन हीरे मोतियों का क्या करूंगा, इन्हें तुम ही ले लो। तो दोस्त, अब उसके पास छड़ी भी आ गई, अब उसके पास हीरे मोती भी आ गए। अब वो तेजी से खुश होके एक्साइटेड था और वो जा रहा था। मैं यहाँ पे एक बात रोकना चाहूंगा। कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं ना जब कार फंड, ट्रैवल फंड क्वालिफाई हो जाता है ना? जब एक को सक्सेसफुल बनाते हैं तो ट्रैवल फंड मिल जाता है, 3 को क्वालिफाई करते हैं तो हाउस फंड मिल जाता है। अब वो पहुंचा उस बूढ़ी औरत के घर। उसने बोला, दरवाजा खटखटाया, और वो उसे देख के बड़ी खुश हुई। बोली बेटा, तुमने पूछा हमारे बारे में बुद्ध से? तो उसने बोला बिल्कुल पूछा माई, और बुद्ध ने बोला है कि तुम इस लड़की की शादी कर दो, उसकी आवाज आ जाएगी। तो वो बूढ़ी औरत, उसकी आंखों में हल्के से आंसू आए और उसने बोला कि बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे ही उसकी शादी कर दूं? तो लड़का कुछ सोच समझने की स्थिति में नहीं था। वो कंफ्यूज हो गया। उसने उसे अंदर बुलाया, चाय पानी पिलाई, और ये डिसाइड हो गया कि तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। अब शादी की बात चली, और जैसी लड़की की शादी हुई तो लड़की ने बोला कि आप तो वही है ना जो हमारे घर उस दिन रात को रुके थे। तो ही वॉज शॉक्ड। और दोस्त, इस कहानी का मैसेज सिर्फ इतना सा है, जब उस लड़के ने उन तीनों लोगों के बारे में सोचा तो उसे वो सब कुछ मिल गया जो वो पाना चाहता था। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग भी सिर्फ इसी तरीके से है। इसे जब तक हम सिर्फ अपने लिए करेंगे तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे और चैलेंजेस हमें आते रहेंगे। और जिस दिन इस बिजनेस को हम उन लोगों के लिए करना शुरू कर देंगे जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करना शुरू किया है, आप यकीन मानिए, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड, लाखों रुपए की इनकम, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, हेलीकॉप्टर, ऐसी कोई चीज आपकी जिंदगी में नहीं बचेगी जो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो मेरी नजरों में नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इतना सा है, जिस दिन हम लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, उसी दिन से हम इस बिजनेस में सफल होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करना क्या है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नए हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि
कैसे करें, कुछ लोगों के लिए टीम बनाना एक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के लिए टीम को मैनेज करना एक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को वॉल्यूम जनरेशन करना एक प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों एक छोटा सा डायग्राम मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये बड़ा सिंपल है। इसे सिर्फ ऐसे समझते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो बहुत सिंपल शब्दों में हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है दोस्तों? पहली बात तो ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये मार्केटिंग करने का सिर्फ एक तरीका है। ट्रेडिशनल तरीके से सामान बेचा जाता है, ऑनलाइन सामान बेचा जाता है, शॉपिंग मॉल्स में सामान बेचा जाता है, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए भी सामान बेचा जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा कंज्यूमर और कंपनी दोनों को होता है। कंपनी के कॉस्ट कम हो जाते हैं और कंज्यूमर को अच्छा और सस्ता और सुटेबल प्रोडक्ट मिलता है, और साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, और कंपनी को कंज्यूमर, लॉयल कंज्यूमर मिल जाते हैं। दोस्तों अब ब्रॉडली देखते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। इसमें हमें करना है एक नेटवर्क बनाना है। किन लोगों का? उन लोगों का जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जिसके जरिए एक टर्नओवर होता है और उस टर्नओवर के आधार पे हमें इनकम आती है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है बेसिक्स की। दोस्तों नेटवर्क बनाना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, और नेटवर्क बनाने के लिए हमें बेसिक्स की जरूरत होती है। और बाली सर ने 7 बेसिक्स बताए हुए हैं, जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube के ऊपर जाएं और बाली सर का NDES बाय गौतम बाली ये सर्च करें, और उसमें 7 बेसिक्स जो बताए गए हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। और दोस्तों किसी को भी दिखाने से पहले खुद देखना है। याद रखिएगा, हम में से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बस मेरी टीम देख ले मैं ना देखूं। वो ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी टीम 100 PV कर ले मैं ना करूं। एक चीज याद रखना दोस्तों, एक बहुत बड़े सेल्समैन ने बोला है कि कोई भी चीज यदि आप नहीं कर सकते तो आप किसी से करवा भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप कुछ लोगों से ये करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद करना होगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले बाली सर की जो 7 बेसिक्स वीडियो है वो समझनी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है, फिर हमें प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, फिर हमें लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है। आज जूम के ऊपर आना कितना आसान हो गया, हमें जूम पे लोगों को बुलाना है, CNTs अटेंड करवानी है, और अटेंड करवाने के बाद में उनको प्लान दिखाना है, देन हमें टीम वर्क करना है, और साथ में करना है फॉलो अप। और दोस्तों फॉलो अप को हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉलो अप इस बिजनेस की सबसे जरूरी कड़ी है। विवेक सर ने 2 साल फॉलो अप किया, उसका नतीजा है कि लगभग 80 से 90 लाख PV जनरेट होते हैं। और कई बार हम किसी नेटवर्कर को या किसी लीडर को जब फॉलो करते हैं, 2-3 बार हम उनको बोलते हैं, लेकिन अगर वो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स ना दे तो हम उनको फॉलो करना छोड़ देते हैं। दोस्तों नियम सिर्फ ये कहता है कि हमें तब तक फॉलो करना है जब तक वो मान नहीं जाता। ठीक है, एक गाना भी है, मैं हसीना मान जाएगी, राइट। दोस्तों हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां एक बार कहने से तो लोग चाय भी नहीं पीते। अगर मन भी कर रहा होता है तो 3 बार हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अरे भाई साहब पी लो, अरे पी लो सर, अरे आधा कप, तब तो लोग तैयार होते हैं चाय पीने के लिए। आपको क्या लगता है वेस्टीज के लिए एक बार में मान जाएंगे? तो दोस्तों ये 7 बेसिक्स के जरिए इनको फॉलो करते हुए सबसे पहला हमें काम करना है कि हमें एक नेटवर्क बिल्ड करना है। और नेटवर्क बनाने में सिंपल एक चीज ध्यान रखें, मैं बिल्कुल अंडरलाइन करके एक बात बोल रहा हूं कि यहाँ सबसे पहले आप डिस्कस करें अपनी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से। लेकिन एक थीम है जो दीपक सर सबको बताते हैं, सबसे पहले अगर हम इस बिजनेस में नए हैं तो हमें 6 फ्रंट लाइन ओपन करनी है, और 6 फ्रंट लाइन ओपन करके हमें उन्हें डायरेक्टर बनाना है। हमारा पहला टारगेट सिर्फ इतना सा होना चाहिए, आगे की चीज आपका एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन आपको बताता रहेगा, बट हमें 7 बेसिक्स को फॉलो करते हुए हमें नेटवर्क बनाना है। और दोस्त जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो अगली कड़ी चालू होती है, वो है नेटवर्क हैंडलिंग। दोस्तों नेटवर्क बनाने में हमें लोगों से इंटरेक्शन करना है, और इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है दोस्तों मैन मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैन मैनेजमेंट सबसे मुश्किल काम है। आप में से कुछ लोग अगर जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा, काम करने वाले से ज्यादा पैसे काम करवाने वाले को दिए जाते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जो काम करता है उससे ज्यादा पैसे उसके मैनेजर को दिए जाते हैं, क्योंकि मैन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और वो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कुछ अच्छी बुक्स, कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स को आप रेगुलर बेसिस पे नहीं सीखेंगे। तो मैन मैनेजमेंट आगे की ट्रेनिंग्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। और मैन मैनेजमेंट की जब भी बात आती है तो ईगो क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे समय में हमारी मदद करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, एक एजुकेशन जो हमें हमारे अपलाइन से मिलती है। और दोस्त
मुझे नहीं पता आप लोगों को सुबह 4 बजे वाले प्रोग्राम की कोई इंपॉर्टेंस पता है या नहीं पता, लेकिन अब तक के लगभग 18 साल के अनुभव के आधार पे मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि सर जो प्रोग्राम सुबह के समय कर रहे हैं, अगर आपने इसे अपनी जिंदगी में ढाल लिया तो ये जो दूसरा सबसे कठिन चरण है मैन मैनेजमेंट, इसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि ये तब होता है जब आप दिल से लोगों का भला करने के बारे में सोचते हैं, दिल से आप लोगों को ग्रेटिट्यूड की भावना से थैंक यू बोलते हैं। और वो सारी चीजें मैं आपको भी यहाँ नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि संजय सर बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते हैं और बहुत बड़ा चैप्टर भी है। मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप के हमें क्या करना होता है। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग शुरू में ही विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क बनाने में असफल होते हैं। और अगर कुछ लोग 2 4 5 10 लोगों को स्पॉन्सर भी कर लेते हैं तो वो इस बिजनेस को क्यों क्विट कर देते हैं? क्योंकि वो मैन मैनेजमेंट नहीं सीख पाते हैं। और दोस्तों, ये मैन मैनेजमेंट को सीखने में 2 से 5 साल का समय कम से कम लगता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को 2 से 5 साल का बिजनेस बोला जाता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर हमें करने से ज्यादा सीखने के ऊपर फोकस करना होता है। और जब हम अपनी नेटवर्क बना लेते हैं, मैन मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, तब तीसरी चीज चालू होती है, डुप्लीकेशन। हमें यही चीज नीचे सिखानी होती है। इस बिजनेस में सबसे पहले हमें प्लान देखना है, फिर प्लान दिखाना सीखना है, और फिर प्लान दिखाना सिखाना सिखाना है, विच इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो दोस्तों, ये 3 पिलर हैं जिनके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा महल डिपेंड करता है। और जो भी व्यक्ति इन 3 पिलर्स के ऊपर अच्छे से काम करता है और उसके और नींव में गहराई में जाकर के देखें, तो बहुत सारी चीजें, वो एजुकेशन का पार्ट है, आज लगभग 1 घंटे में हम उन्हें कवर नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है, ये सारा बेसिक्स हमने करवा लिया, लास्ट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्टिविटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कन्वर्ट होती है इनकम के अंदर। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कन्वर्ट होती है इनकम के अंदर, और इनकम ही एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में हमें मोटिवेटेड करती है। दोस्तों, आप और आपकी टीम के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपका और आपकी टीम का चेक होता है। यानी आप और आपकी टीम में जितने ज्यादा चेक बनेंगे, आप और आपकी टीम की ग्रोथ उतनी होगी। और चेक कब बनेंगे? जब टर्नओवर होगा। और टर्नओवर कब होगा? जब हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, जो बातें होती हैं, बातें नेताएं भी बहुत बनाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल के अंदर खूबी क्या होती है कि वो बातें बनाने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी काम करते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रोडक्टिव रहना है। और जैसा कि मैंने पहले बोला, हम दूसरों से कोई भी काम तब करवा सकते हैं जब उस काम को हम खुद कर सकें। तो पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये कि हमें सबसे पहले खुद से प्रोडक्टिव बनना है। और वेस्टीज में जो प्रोडक्टिविटी है वो ऐप पे दिखाई देती है और कहीं नहीं दिखाई देती। मैं जब जॉब करता था तो मेरे एक बॉस थे, वो एक बहुत अच्छी बात बोला करते थे। वो जब हमारी काउंसलिंग हुआ करती थी, तो वो जब लोग एक्सक्यूज देते थे ना, सर इस वजह से ये नहीं हुआ, वो कहते थे मुझे कुछ मत बताओ, मुझे सब चीज कंप्यूटर बताता है, मेरे कान सिर्फ कंप्यूटर पे वो डेटा सुनते हैं जो प्रोडक्टिव है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको अभी अपना भाई, अपना छोटा भाई एज अ अपलाइन या कुछ भी समझे, मैं सिर्फ आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे एप्लीकेशन में दिखाई देती है। अगर मैंने 100 पीवी कर दिए, अगर मैंने बेस्ट डील की 2000 रुपीज की कंसिस्टेंसी की बिलिंग करा दी, इसका मतलब मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, आज इज द लास्ट डेट। आज जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर हैं वो अपनी 100 पीवी की बिलिंग करा देंगे, और 2000 रुपए कम से कम या 3500 रुपए, जो भी आपके घर की जरूरत है, वो बेस्ट डील से अपनी बिलिंग करा देंगे। ये हमारा काम आज होना चाहिए। आज हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अगर हम कंप्लीट कर पाएंगे तो हम अपनी टीम को बोल पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, हमारा खुद का डीएलसीपी है और मेरा भाई उसे मैनेज करता है। तो मैं सबसे पहले उसके पीछे पड़ जाता हूँ, भाई मेरा बिल काट दे। तो गौरव ने एक दिन बोला, यार काट दूंगा, बाकी सब लोगों का काटने दे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा बिल जब तक नहीं कटेगा मैं अपनी टीम को नहीं बोल पाऊंगा। तो ये कन्विक्शन हमें चाहिए होता है, इस कन्विक्शन के साथ हम काम कर पाते हैं। तो आज हमारा जो काम रहेगा, आज के आज में हमें अपने 100 पीवी करने हैं और अपनी बेस्ट डील की कंसिस्टेंसी कंप्लीट करवा देनी है। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, ये है, फला है, चिला है, मिलता नहीं है, वो नहीं है। दोस्तों, कुछ सुनाई नहीं आता। अगर आप अपने सपनों के लिए जी रहे हैं,
आप अपनी आने वाली जनरेशन के सपनों के लिए जी रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो बेटा है, जो आपकी बेटी है, जो आपकी वाइफ है, जो आपके हस्बैंड है, वो आपके ऊपर गर्व करें। तो इन फालतू के एक्सक्यूजेस को एक साइड में रख दीजिए, कैसे भी करके जो हो सके। दोस्त, हम लोग लकी हैं, हम एक ऐसी कंपनी के साथ में है जिसने लॉकडाउन के अंदर भी बिलिंग नहीं रोकी है। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें आज अपने आप को प्रोडक्टिव साबित करना है। ये हमारा दिमाग है। देखिए, अगर आप अपने दिमाग को एक्सक्यूज में लगा देंगे बहाने बनाने में, तो वो बहाने बना देगा, और अगर आप अपने दिमाग को लगा देंगे प्रोडक्टिव काम में, तो वो प्रोडक्टिव काम कर देगा। तो आज के आज सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें अपना प्रोडक्टिविटी दर्ज करानी है। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, दूसरी चीज, आज हमें कसम खानी है कि आज हम अपने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे। ये जो महीना है दोस्तों, ये जो अप्रैल महीना है, सॉरी मई महीना है, इस महीने में हमें अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो कोई भी काम कर सकता है, चैंपियन तो वो है जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर सके। और दोस्त, मैं ऐसा मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। पिछले महीने जब स्थिति और ज्यादा खराब थी, बिल्कुल 100% लॉकडाउन था, कुछ टीम ऐसी थी जिनसे हमारा ये कम्युनिकेशन हुआ था। और दोस्त, अप्रैल महीने में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक का अपना बिजनेस का सारा रिकॉर्ड तोड़ा है। मौका लगेगा तो मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा। अप्रैल महीने में उन्होंने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। और दोस्त, मैं एक ऐसे ग्रुप के अंदर बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप है आज की डेट में, अगर मैं बात करूं वेस्टीज में, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा हैवी डोज मॉर्निंग में ले लेता है। और एक्साइटमेंट के मामले में इस ग्रुप का कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो कम से कम इस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं, उनसे मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो अपना लाइफ टाइम हाई इस महीने बनाएंगे, और वो अपना पूरा फोकस लगा देंगे कि कैसे हम इस महीने अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे दिमाग में, ये वो करता है जो आप इसे आदेश देते हो, लेकिन ये चालाक भी है। ये आपको कमजोर करने के लिए भी पूरी कोशिश करेगा। ये आपको बहुत सारे बहानों की लिस्ट पकड़ा देगा। अब ये आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप हार मानते हो या वो हार मानता है। इतना मैं आपको बता दूं, ये जिस डायरेक्शन में लग जाता है उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये महीना हमें एक ऐसे चैंपियन की तरह लड़ना है जैसे गोल्ड मेडल जीतने के लिए एक चैंपियन लड़ता है ओलंपिक के अंदर। आप किसी भी ओलंपियन जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेते हैं दोस्तों, उनकी बायोग्राफी पढ़ो। आपको लगेगा कि कुछ लोग जो फॉलो करने लायक हैं, ऐसे लोग होने चाहिए जिनको हम फॉलो करें। एक एथलीट है जिनका नाम है फ्लेप्स, एंड्रू फ्लेप्स। मैं आपको उनके बारे में एक बात बता दूं, हमारे देश ने टोटल मिला के 25 मेडल जीते अब तक, ऑल पुट टुगेदर। और उस अकेले इंसान ने कितने गोल्ड जीते हैं। और दोस्त, उसकी कहानी में आपको एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने स्विमिंग में ये गोल्ड मेडल जीते हैं, और एक एक्सीडेंट में जब वो गोल्ड मेडल फाइट करना चाहते थे, तो लगभग 1.5 या 2 साल पहले उनको एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनकी पैर की जो हड्डी थी वो टूट गई थी। और डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप जिंदगी में कभी स्विमिंग नहीं कर पाओगे, और अगर आपने स्विमिंग करने की कोशिश भी करी तो अपनी पैर की हड्डी को जिंदगी में कभी ठीक नहीं कर पाओगे। दोस्त, उसके सभी सपने एक बार को टूट गए थे, लेकिन वो एक चैंपियन था। उसने ठान लिया, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दिया कि इस धरती पे ऐसा कोई काम ही नहीं है जो ना किया जा सके। और दोस्त, उसने स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू करी, धीरे 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 उसने प्रैक्टिस करनी शुरू करी। और 14 से 18 घंटे, मेडिकल साइंस ये बोलता है कि अगर कोई आदमी 3 से 4 घंटे पानी के अंदर खड़ा रहे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अगर हम 2 से 3 घंटे पानी में हाथ डालें तो हमारी खाल अजीब सी हो जाती है। तो उसने टोटल प्रैक्टिस की, जिसमें 14 से 18 घंटे की वो प्रैक्टिस करता था, जिसमें कम से कम 8 घंटे वो स्विमिंग की प्रैक्टिस करता था। और दोस्त, इतनी खतरनाक प्रैक्टिस करने के बाद में उसने गोल्ड मेडल्स की लाइन लगा दी। और एक पत्रकार ने जब उससे पूछा कि यू आर लकी, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, कोई 100 मीटर की, कोई बैक फ्लैप, कोई बटरफ्लाई, अलग अलग तरह की कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्विमिंग में। तो एक कॉम्पिटिशन में वो बहुत मार्जिनल जीत के साथ जीता, बहुत फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड के मार्जिनल के साथ जीता। तो एक पत्रकार ने उसको मजाक में बोला कि यू आर वेरी लकी, इतने छोटे मार्जिन से आप जीत गए। तो फ्लिप्स ने बोला कि हाँ, आप मुझे लकी बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रोजाना 14 से 18 घंटे लगातार 4 साल प्रैक्टिस करनी होगी, और 8 घंटे पानी में तैराकी की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आपको अधिकार मिलता है लकी कहने का।